हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने मशीन लर्निंग की इसी प्लेलिस्ट में डाला था उसमें हमने देखा था कि डिसीजन ट्री एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, यानी कि उसका मैथ हमने देखा था। इसके अलावा डिसीजन ट्री में जो भी टर्म आते हैं, टर्म कौन से जैसे कि एंट्रोपी क्या होता है वो हमने देखा था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है वो भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने कैलकुलेट भी किया था, हर एक कॉलम का एंट्रोपी एंट्रोपी गेन दोनों कैलकुलेट किया था। तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई थी एंड हमने डिसीजन ट्री का जो रूट नोड है वो भी बना लिया था, यानी कि कुछ ऐसा दिखने वाला एक एक रूट नोड भी बना लिया था और आपको एक अंदाज़ा दे दिया था कि डिसीजन ट्री एग्जैक्टली काम कैसे करता है और ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। तो आज उसी वीडियो को एक्सटेंड जो करते हुए हमने एक नया वीडियो बनाया है और इसमें हम देखने वाले हैं कि डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली कैसे करना है। अब जब हम ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं एक सिंथेटिक डेटा के साथ जो कि एसक्यूएल में पहले से ही अवेलेबल है। अब ये डेटा हमने क्यों लिया, क्योंकि इस डेटा में हमें एक अच्छे क्लासेस देखने के लिए मिल जाते हैं। छोटा सा डेटा है इसलिए आपको जो ट्री का विजुअलाइजेशन है वो भी करने के लिए मिल जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरीके से होगी। आगे जाके जब हम इसके ऊपर कोई एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो आपको इससे भी बेटर सभी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊँगा। लेकिन अभी के लिए आपको एक बेसिक लेवल पे अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि डिसीजन ट्री एग्ज़ैक्टली वर्क कैसे करती है, यानी कि हमें अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक नोटबुक पहले से ही बनाया है और उस नोटबुक में अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये सभी लाइब्रेरीज़ मैंने ले ली है। तो कौन सी लाइब्रेरीज़ आई है सबसे पहले यहाँ पे, तो नमपाई, पांडास। नमपाई हमारी न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी है, जिसमें हम एरे के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद पांडास ली है हमने। पांडास क्यों? क्योंकि हमने डेटा हैंडल करना है एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। उसके बाद आता है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब और सीबॉन ये दोनों लाइब्रेरीज़ हमें कोई भी ग्राफ या फिर कोई भी प्लॉट जो है, उसे बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये सब कुछ जो यहाँ पे लिया है मैंने, ये लिया है साइकिट-लर्न या फिर sklearn लाइब्रेरी से। अब sklearn लाइब्रेरी से सबसे पहले तो मैंने डेटा लिया है, दैट इज़ लोड आइरिस, यानी कि एक आइरिस का डेटा है। ये डेटा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे लिया है ट्री, और ट्री में से डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिया है और एक प्लॉट ट्री, क्योंकि ट्री आपको विजुअलाइज़ करवानी है तो इसलिए प्लॉट ट्री भी ले लिया। उसके बाद हम पूरा जो डेटा है उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत डेटा टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी हमें चाहिए होता है, वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। एंड द लास्ट वन कि हमें हमारा मॉडल टेस्ट जो किया है या फिर करना है उसके लिए एक्यूरेसी देखना, प्रिसिजन देखना, रिकॉल देखना, सभी स्कोर देखना बहुत ज़रूरी होते हैं और उसलिए हमने ये मैट्रिक्स लिए हैं जहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी है एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये 3 स्कोर लिए हैं। इसके अलावा बहुत बार पांडास में कुछ वार्निंग्स हमें मिलते रहते हैं। वो वार्निंग हमें इग्नोर करने के लिए या फिर वो वार्निंग हमें ना दिखे, उसके लिए हम अ, फ़िल्टर लगा देते हैं कि जो भी वार्निंग अगर है तो उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है। एरर है तो डेफ़िनेटली दिखेगा ही दिखेगा, वार्निंग को डेफ़िनेटली इग्नोर किया जाएगा। तो उसके लिए हमने ये सब ले लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कर लेता हूँ आइरिस इज़ इक्वल्स टू लोड आइरिस, तो ये लोड आइरिस क्लास में जितना भी डेटा है वो डेटा पूरा आइरिस में आ गया है। यस, इस वेरिएबल में। अब इसको अगर रन कर देते हैं आइरिस डॉट डेटा को, तो ये देखो ये डेटा दिख रहा है। अब ये जो डेटा है वो क्या है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसके फीचर समझने पड़ेंगे। अब फीचर यानी कि इनपुट कॉलम कौन से हैं। तो ये देखो ये इनपुट कॉलम है। सेपल लेंथ सभी सेंटीमीटर में है। सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। अभी अगर ये ऐसे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो सिंपल अगर हम गूगल भी करें आइरिस फ्लावर टाइप्स, तो आपको दिख जाएगा कि आइरिस फ्लावर एग्जैक्टली क्या होता है। हमने इंटरनेट नहीं कनेक्ट किया है, अ, लेकिन ठीक है मैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करवा के दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने ये देखो यहाँ से सर्च करके ये कॉपी कर लिया है और यहीं पे ले लिया है। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, और ये नोटबुक जब मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आपको भी ये इजीली दिख जाएगा। तो क्या होता है, तो ये देखो तीन जो है अपने पास टाइप है आइरिस के, सेतोसा है, वर्सी कलर है, वर्जिनिका है, और वो तीनों जो है उनके
पेटल और सेपल लेंथ के हिसाब से क्या होते हैं, तो डिफरेंशिएट किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक कभी पे सेपल जो है वो छोटे हैं, पेटल जो है वो छोटे हैं। यहाँ पे दोनों जो है वो लंबे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। यानी कि तीनों फ्लावर में थोड़ा बहुत फर्क आपको दिख जाएगा। और उसी का डेटा सेट जो है एक सिंथेटिक डेटा सेट बनाया हुआ है, और वो डेटा सेट जो है वो हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इवन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा ही डेटा रॉन्ग है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कब कैसे किसने बनाया है। तो ये पूरा डेटा सेट है, और उसकी इंफॉर्मेशन भी लाइक आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि लाइक क्या क्या है उसमें, कौन से वर्जन है, क्या डिस्क्रिप्शन है वगैरह, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको पूरा ही इन डेप्थ जानना है कि ये डेटा सेट एग्जैक्टली क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आइरिस नाम से हमने इसको लोड किया है, तो अगर हम करें आइरिस डॉट जो डिस्क्रिप्शन होता है वो अगर हमने रन करवा लिया, प्रिंट करवा लेते हैं, ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर प्रिंट करवा लिया हमने, तो आप देख सकते हो कि ये किसने बनाया और कैसे बनाया है। ओके, तो ये देखो, ये पूरा डेटा सेट जो है ये कुछ इस तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे जाएगा। आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ये जो क्रिएटर है, डोनर है, जो भी है, उन्होंने ये डेटा सेट हमें दिया है। अब इस डेटा सेट में क्या क्या है, तो देखो टोटल 150 जो है वो रोज है, यानी कि इंस्टेंसेस जो है 150 है। और हर एक जो क्लास है, अपने तीन जो क्लास है, कौन से तीन क्लास, यही तीन क्लास है, सेतोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। इन तीनों के 50-50 क्या है, यहाँ पे रो दिए गए हैं। और ये जो 50 रो दिए गए हैं हर एक के, वो भी इवन सॉर्टेड है। पहले 50 जो है वो सेतोसा के हैं, दूसरे 50 जो है वो वर्सी कलर के हैं, और तीसरे 50 जो है वर्जिनिका के हैं। और ये जो डेटा पूरा दिया गया है वो एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है कि डेटा किस तरीके से होना चाहिए। आप इसको और भी एल्गोरिदम में यूज कर सकते हो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब अगर हम यहाँ पे ये रन करें कि इसके टारगेट कौन से दे सकते हो आप, ये 0 0 है, तो ये जितने भी 0 दिख रहे हैं ना, ये सभी सेतोसा के लिए दिए गए हैं। देन ये 1 दिख रहा है, तो ये जितने भी 1 दिख रहे हैं वो सभी के सभी वर्सी कलर के लिए दिए गए हैं। एंड ये जो लास्ट में 2 दिख रहा है, तो ये सब के सब जो है वो वर्जिनिका के लिए दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे रन भी करें, तो ये देखो सेतोसा, वर्सी कलर और वर्जिनिका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंपल है। अब ये जो डेटा है इसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, तो इस मॉडल को बिल्ड करना है और देखना है डेटा जो डिसीजन ट्री वो एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है कि पहले तो डेटा क्रिएट कर लिया है। डेटा क्रिएट क्यों करना पड़ा मुझे, तो देखो ध्यान से, यहाँ अगर हम देखें ये आइरिस डॉट डेटा, तो इसमें ये 4 कॉलम दिख रहे हैं, है ना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कॉलम दिख रहे हैं। ये जो 4 कॉलम है, ये 4 कॉलम के लिए 4 नेम है मेरे पास, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये है। लेकिन इसमें टारगेट नहीं आया आया है अब तक। अब वो टारगेट जब मुझे चाहिए, तो टारगेट कैसे आएगा, तो टारगेट लेने के लिए देखो मैंने क्या किया है, numpy का अपेंड फंक्शन जो है वो यूज कर लिया है, जिसमें आइरिस का डेटा जो ऊपर अभी मैंने दिखाया वो, और आइरिस के जो टारगेट है वो लिए है। अब टारगेट में भी ये रिशेप करना पड़ा मुझे। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये देखो टारगेट में ये 1D एरे है, ये देखो ये 1D एरे है। और ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये 2D एरे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे रो कॉलम है, और यहाँ पे सभी नीचे जो है वो सभी मतलब एक ही इसमें दिए है, लिस्ट वाइज। तो ये दोनों में अपेंड नहीं हो सकता है, इसके लिए मुझे इसको भी 2D बनाना पड़ा, है ना। 2D बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, रिशेप करो, जितने भी नंबर है लाइक वो सभी क्या हो जाएंगे, 2D हो जाएंगे। लेकिन फॉर्मेट अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, तो आप यहाँ पे लाइक प्लीज रन भी कर सकते हो, लाइक आइरिस डॉट, अगर हम कर दे टारगेट डॉट रीशेप, और उसके अंदर मैंने अगर डाल दिया -1, 1। अब ये भी डिपेंड करता है कि क्यों -1, 1 लिया है, आपको बता देता हूँ। देखो ये मैंने कैसे कर लिया है, तो एक कॉलम और जितने भी रो है वो सभी ले लिए। अब यही अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता, डिफरेंट इन द सेंस, अगर हम ये ऐसे करते लाइक आइरिस डॉट टारगेट और डॉट रीशेप, और इसमें अगर हम 1, -1 कर दें, तो ये थोड़ा सा अलग दिखता। ये देखो, ये जो है इतने सारे कॉलम्स उसने क्रिएट कर दिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से ही ऊपर कॉलम है। यस, 4 कॉलम है, 5वां कॉलम मुझे चाहिए,
तो इसलिए मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया ये यहाँ पे। अब वो कॉलम मुझे क्या करना है, numpy के साथ इनके साथ जॉइन करना है, इसलिए मैंने अपेंड जो फंक्शन है वो यूज़ कर लिया है। अब अपेंड फंक्शन से वो क्या हो गया, तो एक 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 साथ जुड़ गए वो। अगर हम डेटा देखें तो ये देखो, ये सभी 1, 2, 3, 4 पहले से ही क्लासेस थे, ये 5वां जो है वो यहाँ पे जॉइन हो गया है, ये देखो, कुछ इस तरीके से। अभी हमने इसको डेटा फ्रेम में डालना है, तो डेटा फ्रेम में डालने के लिए मेरे पास डेटा अवेलेबल है, ये हमारा डेटा, लेकिन हमारे पास फीचर्स नहीं है, है ना? तो फीचर्स अगर नहीं है, फीचर यानी कि कॉलम के नाम, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कॉलम के नाम नहीं है। तो कॉलम के नाम हमने आइरिस फीचर में देखे थे, ये यहाँ पे ऊपर, ये आइरिस फीचर में हमने कॉलम के नाम देखे थे। अब ये जो कॉलम के नाम है वो हमने यहाँ पे अगर ये कर दिए, तो वो 4 ही आने वाले हैं, क्योंकि 4 ही फीचर है, लेकिन कॉलम तो 5 है, तो वो एरर दे देगा। इसलिए हमने प्लस टारगेट कर दिया कि वो 5 कॉलम की जो है एक लिस्ट बन जाए। कैसे? देखो, इसको अगर हम रन करें यहाँ पे लाइक दिस, तो आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली 5 कॉलम हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब इसको रन कर देते हैं, और अगर हम डेटा रन करें या फिर देखें, तो आपको दिख सकता है कि एक एग्जैक्टली किस तरीके से है। तो ये सेपल लेंथ का कॉलम, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का कॉलम है, और लास्ट में टारगेट दिया गया है। अब ये शुरू के 5 रो और लास्ट के 5 रो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बीच में जो है हमारा पूरा डेटा है, लेकिन ये जो टारगेट है इसमें अभी 0, 1, 2 यही 3 वैल्यू है। मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। यस, मुझे कैसा चाहिए, तो मुझे इसमें चाहिए ये नाम चाहिए, सेतोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन यूज कर लिया है। और अब अगर आप देखो तो हमारे डेटा में जहाँ जहाँ पे वो 0, 1, 2 थे, वहाँ वहाँ पे अब नाम आ गए हैं। यस, ओके, तो ये हमारा डेटा अब आपको दिख रहा है कि इसमें सभी क्लासेस आ गए हैं, वो अभी उसके नाम भी आ गए हैं। तो एक बार डेटा विजुअलाइज भी कर लेते हैं कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ के हिसाब से क्या कोई क्लासेस बन रहे हैं। तो देखो आप, यहाँ पे मैंने ये मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ पे देखो ये जो ब्लू में दिख रहा है ये सेतोसा है, ये देखो ये ब्लू। देन ये जो ऑरेंज दिख रहा है दैट इज वर्सी कलर, जो ग्रीन दिख रहा है दैट इज वर्जिनिका। अब सेतोसा जो है वो तो अलग हुआ है, लेकिन वर्सी कलर और वर्जिनिका दोनों थोड़ा से एक मिक्स है ना? तो ये इतना ज़्यादा सेपरेट नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम पेटल लेंथ और पेटल विड्थ देखें, तो यहाँ पे देखो ये सेतोसा तो कंप्लीटली अलग हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत ये वर्सिकलर और वर्जिनिका भी अलग हुए हैं। यानी कि इनके हिसाब से डेटा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्प्लिट हो सकता है। और डिसीजन ट्री में हमने पहले ही देखा था कि हमें एक सबसे बेहतर स्प्लिट चाहिए होता है। तो मेरा तो पहला यही रहेगा कि लाइक एक अंदाज़ा रहेगा कि ये जो डिसीजन ट्री है वो क्या करेगा, तो इसी पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के हिसाब से ही स्प्लिट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा-सा कम है ना? तो ये एक हमने यहाँ पे देख लिया। अभी ये सब करने के लिए हमने एक्स और वाई में हमारा डेटा कन्वर्ट कर लिया। एक्स और वाई क्या होता है? तो एक्स में हम लेते हैं हमारे इनपुट फीचर्स, वाई में हमारे रहते हैं आउटपुट फीचर या फिर टारगेट। अब ये इनपुट सभी फीचर एक्स में कैसे लिए मैंने, तो उसके लिए हमने ड्रॉप कर दिया टारगेट को। हाँ, उसको सेव नहीं किया है ना? सिर्फ ड्रॉप कर दिया, तो डीएफ अभी भी वैसी की वैसी है, लेकिन एक्स में हमारे सभी इनपुट फीचर्स आ गए हैं, और एक्स यहाँ पे रह गया है। वाई में हमने डीएफ टारगेट यानी कि अकेला टारगेट एक सेपरेट ले लिया, तो ये हमारे 2 बन गए हैं। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया डेटा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट साइज़ यानी कि टेस्टिंग के लिए कितना डेटा रख रहे हो। तो मैंने 25% डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए रखा है। आप यहाँ पे ट्रेन साइज़ अगर ले लो तो वहाँ पे 75 लिख सकते हो, यानी कि 0.75 भी लिख सकते हो। वो 75% डेटा ट्रेनिंग के लिए रह जाएगा। ये रैंडम स्टेट 42 क्या है? तो जब भी हमारा डेटा स्प्लिट होगा उस वो फिक्स हो जाए, उसके लिए हमने वो रैंडम स्टेट लिया है। एक नंपाई का भी रैंडम सीड होता है, वो सेम चीज़ यहाँ पे काम करती है। अब अगर विजुअलाइज़ करना है थोड़ा-सा कि डेटा है कैसा, तो देखो, लेंथ, पेटल विड्थ हमारे चारों कॉलम एक जगह आ गए हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा डेटा अब शफ़ल हुआ है। यानी कि जो इंडेक्सेस है उनके अब वो एक जैसे नहीं है ना? इवन इतना ही नहीं, आप ये देखो ये पूरे जो आउटपुट कॉलम है उनके साथ भी मैच कर रही है। ये 432, 142 जो है, 432, 142 यहाँ पे भी इंडेक्स मैच हुए हैं। तो ये हमारे कुछ इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें बनाना है मॉडल, तो मॉडल बनाने के लिए मॉडल में लाइक एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमने यहाँ पे ले लिया। क्राइटेरिया कौन-सा होना चाहिए, तो एंट्रोपी हमें चाहिए होता है।
तो इसलिए हमने एंट्रोपी अब और भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स है डिसीजन ट्री को कहाँ पे स्प्लिट करना है, कितने फीचर्स रखने हैं, क्या करना है, सब कुछ है। द थिंग इज़ कि हमें कितने इम्पोर्टेंट है वो हम लेंगे। तो शुरू में मैंने एक ही लिया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बस इवन ये भी बाय डिफ़ॉल्ट गिनी इंडेक्स होता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एंट्रोपी ले लिया, है ना? अब अगर हम इस मॉडल को रन करें यहाँ पे, तो देखो ये रन हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से रन होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर कितना है, वो चेक करने के लिए मैंने रन कर लिया कि मॉडल डॉट स्कोर और ट्रेन का ही डेटा यहाँ पे दिया है, जो ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जिस डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करी है, उसी को एक बार प्रेडिक्ट करके दिखाओ कि एग्ज़ैक्टली आप कितने प्रेडिक्शन कर पाते हो, तो 100% सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे वाइप्रेड, हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब ये जो है, ये हमारा टेस्टिंग के डेटा के ऊपर है। ये जो है, ये टेस्टिंग डेटा है हमारा, जो हमने अलग करके रखा था ना 25% डेटा जो अलग किया था, ये उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। अब टेस्टिंग स्कोर देखने के लिए हमने एक्यूरेसी स्कोर जो ऊपर पहले लिया था मैट्रिक्स में, वो यहाँ पे रन कर लिया और वाई टेस्ट यानी कि हमारे टेस्टिंग के आउटपुट और वाई प्रेड यानी कि हमारे प्रेडिक्टेड आउटपुट, इन दोनों को मैच किया तो वो कितने परसेंट मैच हुए हैं? 97.36% या फिर 0.9697 जो है आप प्रोबेबिलिटी में निकाल सकते हो, उतना ही आएगा। तो 97% मैच हुए हैं, यानी कि एक अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ आया है। बहुत ज़्यादा भी हो गए वैसे, लेकिन ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें हमें प्रिसिजन, रिकॉल, एफ वन स्कोर ये सब कुछ दिखता है। ये क्या होता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसको कैसे रीड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये तीनों क्लासेस का यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि सेतोसा का प्रिसिजन, सेतोसा का रिकॉल, एफ वन स्कोर, उसका सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि उसके नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद है वर्सिकलर, वर्जिनिका यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्यूरेसी वगैरह दी गई 97% ऊपर भी उतनी है, नीचे भी उतनी ही आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में देखो क्या है, कितने रोज है यहाँ पे, सेतोसा के 15, वर्सिकलर के 11, वर्जिनिका के 12। ये देखो सेतोसा के 15, 15 में से 15 उसने क्या कर लिए है, सही प्रेडिक्ट कर लिए है, एक भी गलत नहीं है, यानी कि ये देखो एक्चुअल लेवल, एक भी सेतोसा को उसने वर्सिकलर नहीं बताया है, ना ही वर्जिनिका बताया, यानी कि ये दोनों जीरो है। इवन किसी वर्सिकलर को भी उसने सेतोसा नहीं बताया है, किसी वर्जिनिका को भी उसने सेतोसा नहीं बताया है। इसलिए इसका रिकॉल और प्रिसिजन दोनों क्या है, 100% है, यानी कि 1-1 है। लेकिन वर्सिकलर और वर्जिनिका का एक का प्रिसिजन कम है और एक का रिकॉल कम है। क्यों है? देखो यहाँ पे। अब वर्सिकलर का वर्सिकलर को एक्चुअल में जो वर्सिकलर है उसको कभी सेतोसा प्रेडिक्ट किया है? नहीं किया है। एक्चुअल में जो वर्सिकलर है उसको वर्सिकलर प्रेडिक्ट किया है, यस, 11 टाइम आउट ऑफ 12। और एक्चुअल में जो वर्सिकलर है उसको वर्जिनिका कब प्रेडिक्ट किया है? तो एक बार भी नहीं। लेकिन वर्जिनिका जो एक्चुअल है उसको वर्सिकलर एक बार प्रेडिक्ट किया गया है, यस, इसलिए उसका रिकॉल कम है और वर्सिकलर का प्रिसिजन कम है। तो ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यस। तो ये हो गया आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये हम और अच्छी तरीके से देखेंगे। और सबसे लास्ट में आता है कि देखो ट्री कैसी बनी है, जो मैंने यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था कि ये ऐसे एक ट्री बनेगी, तो वो कैसी बनी वो देखने के लिए ये देखो ये ट्री। अब इस ट्री में क्या-क्या है वो समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? कैसे? तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक-एक चीज़ कि यहाँ पे क्या है। देखो, अभी इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं सीधा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉपी इमेज और यहाँ पे लेके इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ ये सब चीज़ें, है ना? वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे आप। अभी ये जो है, ये ट्री जो मैंने बनाई है या फिर जो आपको ट्री सामने दिख रही है, ये ट्री किसकी है? तो वो डिसीजन की ट्री है ना? देखो, सबसे ऊपर नोड 0 दिया गया है। अब ये जो नोड 0 है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये नोड 0, ये नोड 0 क्या है? तो ये सबसे ऊपर वाला जो पहला स्प्लिट है वो है। वो स्प्लिट किस बेसिस पे किया गया है? तो जो जिसकी पेटल विड्थ 0.8 या फिर उसके ऊपर है, उसको स्प्लिट किया गया है ना? जिसकी पेटल विड्थ 0.8 या फिर उसके ऊपर है, उसको स्प्लिट किया गया है ना? और उसको स्प्लिट करते ही वहाँ पे एंट्रोपी कितनी आई है? 15 पॉइंट 0.15
83। यस, इतनी एंट्रोपी आई है। जहाँ पे ये स्प्लिट हुआ पहले तो सभी टोटल सैंपल कितने थे? तो टोटल सैंपल थे 112। अब ये 112 सैंपल क्यों थे? क्योंकि टोटल तो 150 थे। उसमें से हमने क्या कर लिए 0.7% या 75% जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखे थे और 0.25% जो है वो हमने टेस्ट के लिए रखे थे। तो ये जो है ये हमारे 12 जो है 112 इतने सैंपल क्या हो गए? ट्रेनिंग के लिए आ गए। अब वो ट्रेनिंग के जो सैंपल है वो एग्ज़ैक्टली कैसे स्प्लिट हुए हैं वो हमने यहाँ पे अभी देखना है। तो देखो क्या दिख रहा है कि जो 135 सैंपल थे, यस, उन सभी 135 सैंपल में से सॉरी 112 सैंपल थे, उसमें से 35 सैंपल जो है वो सेतोसा के हैं। सेतोसा के हैं। 39 सैंपल जो है वो वर्सी कलर के हैं। ध्यान रखो ये। और जो 38 सैंपल दिख रहे हैं लास्ट में ये वर्जिनिका के हैं। ये ध्यान रखो आप यहाँ पे। अब सबसे पहले इस कॉलम पे ये जो दिख रहा है ये पेटल विड्थ का कॉलम, पेटल विड्थ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.8 जहां पे भी है, यस, वो सभी हमने स्प्लिट कर लिए और वो जहां जहां पे ट्रू है वहां वहां कौन स्प्लिट हो गया? सेतोसा अलग हो गया। कैसे? ये देखो लास्ट में यहाँ पे कि कौन सा मेजॉरिटी क्लास, यहाँ पे मेजॉरिटी क्लास का नाम दिखाता है। ये जो दिखा रहा है क्लास ये मेजॉरिटी है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यूज में 3500 है तो वर्सिकलर वर्जिनिका की 0 वैल्यू है। सभी की सभी वैल्यू सिर्फ सेतोसा की है, यानी कि मेजॉरिटी क्लास यहाँ पे सेतोसा है। तो ये पहला स्प्लिट हो गया और यहीं पे मुझे पहला क्लास भी मिल गया। यस, अभी जहां पे ये फॉल्स हो गया वहां पे हमारा सेकंड नोड स्टार्ट हो गया। यस, जहां पे वो फॉल्स वहां पे हमारा सेकंड नोड स्टार्ट हो गया। अब इस सेकंड नोड में क्या है? तो आप देखो पेटल लेंथ जो है वो 4.75 यहाँ पे विड्थ था, पेटल विड्थ था, अभी पेटल लेंथ के ऊपर आ गए हम। तो यहाँ पे पेटल लेंथ 4.75 से कम है, वहां से हमने स्प्लिट कर लिया है। यस, वहां से हमने स्प्लिट कर लिया है। और ये जो वैल्यूज आप यहाँ पे देखो ये 39.0, अब ये इंटीजर होनी चाहिए थी लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? तो वर्सी कलर है ना, बीच में 39 है वर्सी कलर। उसके साथ वर्जिनी का भी एक क्लास है लेकिन उसका एक वैल्यू कम है इसलिए यहाँ पे क्लास वर्सी कलर दिखा है। अब इनके बेसिस पे जहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4.75, जब ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्लास कंप्लीटली अलग हो गया है। देखो कौन सा? तो ये देखो ये 34 जो है वो वर्सी कलर के अलग हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे वर्सी कलर के कितने थे? 39 वैल्यूज थे, उसमें से 34 वैल्यूज सिर्फ एक क्राइटेरिया पे डिफाइन हुए हैं। कौन सा? 4.75 के बेसिस पे। और यहाँ पे मेजॉरिटी क्लास कौन सा आ गया है? वर्सी कलर आ गया है। और जहां पे अब ये ट्रू के लिए था जैसे कि ऊपर था, जहां पे ये फॉल्स हो गया है वो फॉल्स के लिए हमने देखो तो यहाँ पे एक अलग क्लास क्रिएट कर लिया है जो कि है वर्जिनिका क्लास। ये 38 में से एक वैल्यू यहाँ पे चली गई और 37 वैल्यूज यहाँ पे रह गई है। ये जो 37 वैल्यूज है इनके हिसाब से ऑलरेडी वो स्प्लिट हो गया है। यानी कि आप अगर यहाँ पे देखो तो 99% तो हमें एक्यूरेसी यहीं पे मिल गई है, इसी लेवल पे। इसके आगे जाने की हमें जरूरत भी नहीं है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके आगे हमारी ट्री गई है क्योंकि ट्री जो है वो हमेशा पूरे एंड तक जाती है, वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, वो कभी बीच में रुकती नहीं है कि चलो यहीं पे मुझे 99% एक्यूरेसी मिल गई। उसी के लिए हमें आगे के जो हमारे प्रूनिंग है वो भी देखनी है। तो ये जो है ये हो गया। अब इसके बाद सिर्फ एक एक कॉलम के लिए उसने क्या कर लिया है, सभी स्प्लिट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, सभी क्लासेस। लेकिन एक्चुअल में वो अगर यहाँ तक भी जाता तो भी हमारी एक्यूरेसी अच्छी खासी आ जाती थी। या फिर चलो एक और, यानी कि ये नोड 0 1 2 या फिर 3 लेवल लेवल अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। यस, यानी इंडेक्स वाइज जाए तो ये 0th लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये लास्ट में ये थर्ड लेवल। तो अगर हम देखें तो यहीं तक जाए सेकंड लेवल तक इंडेक्स वाइज तो भी बेटर है, एक्यूरेसी वहीं पे मुझे अच्छी खासी मिल रही है। लेकिन ड्री वो हमेशा क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कंप्लीटली रन होती है, यानी कि पूरा का पूरा स्प्लिट होता है। अब ये हमारा डेटा कम था, उसमें इतना स्प्लिट अगर हो गया है तो वो चल जाएगा।
लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें ये स्प्लिट हमें बहुत टाइम ले लेता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। यस। और जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ट्रेनिंग हमें नहीं चाहिए होती है या फिर इतनी ज़्यादा जो एक्यूरेसी वो भी हमें नहीं चाहिए होती है, थोड़ी बहुत 97-95% दैट इज़ फाइन, है ना? उसके ऊपर हम नहीं जाते। यस। तो ये जो है वो डिसीजन ट्री की खासियत है बेसिकली। प्रॉब्लम भी है, खासियत से अच्छा प्रॉब्लम बोलूँ तो चलेगा। और वो प्रॉब्लम ये है कि हमेशा डिसीजन ट्री जो है वो ओवरफिट होती है। ओवरफिट यानी कि जितने ज़्यादा स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, उतने स्प्लिट कर लेती है। यानी कि जब तक वो क्लासेस खत्म नहीं होते हैं, वो तब तक स्प्लिटिंग इस तरीके से वो कंटिन्यू कर देता है ना? वो डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसी का जो सॉल्यूशन है, वो है प्रूनिंग टेक्निक। ये जो इस तरीके से स्प्लिट कर लेता है, ये प्रूनिंग टेक्निक से हम उसको रोक सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि यहीं पे हमें अच्छे खासे रिज़ल्ट मिल गए हैं 0, 1 और 2 लेवल पे, हम लेकिन फिर भी बहुत नीचे जा रहे हैं। तो ये रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रूनिंग टेक्निक में कैसे प्रूनिंग करनी है, तो देखो अभी ये सेम चीज़ कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से ये जो है डिसीजन ट्री वगैरह यहीं से हम अब दूसरा मॉडल स्टार्ट कर देते हैं। देखो वो करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसको नाम देते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 इज़ इक्वल्स टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो क्राइटेरिया अगर हमें लेना है तो फिर से एंट्रोपी ही लेते हैं। हमने ऊपर भी एंट्रोपी ही लिया था, तो ये एंट्रोपी ले लिया। लेकिन यहाँ पे अब मैक्स डेप्थ जो है, डेप्थ यानी कि कितने अंदर जाना है यहाँ पे, तो वो मैं कर देता हूँ भाई 2 तक ही जाओ, उसके आगे मत जाओ, है ना? देखते हैं हम एक्यूरेसी कितनी आती है। क्या हम ऊपर वाले एक्यूरेसी से बहुत कम आते हैं या फिर उसके आस-पास ही आते हैं, वो देखते हैं। तो ये मॉडल 2 ले लिया, अब मॉडल 2 डॉट हम फिट करेंगे सेम डेटा के ऊपर। जो हमारा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट का डेटा है, उसी के ऊपर हम उसको क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। सो एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन हमने ले लिया, मॉडल ट्रेन हो गया। यस। एक्यूरेसी देखते हैं कितनी आई है। तो ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, वो डेफ़िनेटली थोड़ी-सी कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आएगी ही इसकी गारंटी नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि क्या थोड़ी कम हो सकती है, तो डेफ़िनेटली कम हो सकती है, सच ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये हमने ले लिया और यहाँ पे रन करने के बाद 94% एंड दैट इज़ फाइन। बस कोई दिक्कत नहीं है इतने एक्यूरेसी। इवन अगर एक मैं बढ़ा भी दूँ तो शायद ये और भी ज़्यादा आएगी। 95% यस। मैक्स टेस्ट 3 कर लिया है, तो 3 कितना? 3 इंडेक्स तक 0, 1, 2 और 3 यहाँ तक आ गया है। और हमारी एक्यूरेसी कितनी आ गई ऑलरेडी? 95%। यस, चलो ये भी ठीक है। अब अगर हम देखें कि वाई प्रेड 2 यानी कि हमारी प्रेडिक्टेड एक्यूरेसी कितनी है? तो वाई प्रेड 2 कर देता हूँ क्योंकि वाई प्रेड पहले से ही ऊपर है। तो उसके लिए हम कर लेंगे एक्यूरेसी स्कोर। इसमें जाएगा अगेन वाई टेस्ट क्योंकि हमारा टेस्टिंग में ओरिजिनल डेटा है। और वाई प्रेड 2 जो है वो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अब अ, ओ वाई प्रेड 2 नहीं, ओके हमने मॉडल प्रेडिक्ट नहीं किया अब तक, आई एम रियली सॉरी। तो मॉडल 2 बेसिकली मॉडल 2 डॉट प्रेडिक्ट अगर हम कर देते हैं तो इसमें आएगा। अब प्रेडिक्ट किसे करना है, तो एक्स टेस्ट को हमें प्रेडिक्ट करना है लाइक दिस। और यहाँ पे रहेगा वो, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था। तो एक्यूरेसी स्कोर इज इक्वल्स टू हम करेंगे वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्ट 2 रहेगा इस बार यहाँ पे। एंड दैट्स फाइन। 73 यस, 36 मॉडल 2 है ये, ध्यान से देखिएगा। दोनों की एक्यूरेसी सेम है। ऊपर कितनी आई थी, तो ऊपर भी उतनी आई थी, 76 36। और यहाँ पे 97 36 सेम ही आई, कोई फर्क नहीं है। यस। यानी कि हमने इस बार ट्री को ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। कैसे ग्रो नहीं किया है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे। और लास्ट में अगर रन करूँ मैं, क्योंकि हाँ बाकी हम नहीं देखेंगे वो प्रिसीजन रिकॉल, बस यहाँ पे जो मॉडल है उस मॉडल की जगह मॉडल 2 कर देता हूँ एंड जस्ट सी द रिजल्ट। तो इसको थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं हम, इसको 10 तक ही कर लेंगे एंड लुक एट द रिजल्ट। सिर्फ 3 तक बढ़ाया है हमने एंड दैट्स इट। हमारा रिजल्ट हमें यहीं पे मिल गया। यस। ये होता है बेसिकली प्रूनिंग, यानी कि ट्री को कट कर दिया बीच में ही और उसी में अच्छे खासे रिजल्ट हम लेके आए हैं। इवन पहले अगर हम देखें तो डिफरेंस लाइक एक 1 और एक 97 था, 3 का डिफरेंस था।
यहाँ पे 95 और 97 दो का ही डिफरेंस है, यानी कि ये हमारा बेटर मॉडल है ऊपर वाले मॉडल से। बेटर भी है, फास्टर भी है। यस, ये चीज होती है डिसीजन ट्री में। अब एक चीज नोटिस करने वाली थी यहाँ पे, आपने पता नहीं करी है कि नहीं करी है, लेकिन देखो डिसीजन ट्री जब भी काम करता है तो कैसे करता है, ये अभी ये थोड़ा सा इसमें चला जाएगा, जो नॉर्मल एल्गोरिदम होते हैं डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ये उसमें चला जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अंडरस्टैंड कर पाते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे ये नोटपैड पे ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जितने भी मेरे नोड दिख रहे हैं, यहाँ पे हैशटैग दिख रहा है, नोड एंड हैशटैग दिख रहा है आपको, है ना, वो नोड और हैशटैग को जरा सा नोटिस करो आप। यस, ये थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं, तब तक आप नोटिस कर लो नोड और हैशटैग को कि उसमें कुछ दिख रहा है आपको। यस, अब देखो क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये नोड जो है वो रेड कर लेता हूँ, नोड 0 दिया गया है। उसके बाद ये नोड 1 दिया गया है। अब यहाँ पे यहीं पे क्लोज हो गया, इसलिए नोड 2 पे आ गया है। लेकिन नोड 2 पे आने के बाद यहाँ पे ये ट्रू था, है ना, मैंने पहले भी लिखा था। ट्रू के बाद नोड 3, नोड 3 के बाद नोड 4, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रू हो गया, नोड 4। अब यहाँ पे इसके आगे और कुछ ट्री बनी है क्या? नहीं बनी है। नहीं बनी इसलिए ये यहाँ से वापिस यहाँ से गया, यहाँ पे गया एंड दूसरे लेवल पे चला गया। यहाँ पे नोड 5 आ गया। यस, अब नोड 5 के आगे और कुछ बना है क्या? नहीं बना है। नहीं बना इसलिए वो वापिस अब यहाँ गया, और कोई तीसरा ये स्प्लिट है ही नहीं, इसलिए अगेन रिटर्न यहाँ पे गया, और फिर देखा कि यहाँ पे कोई स्प्लिट है तो है। नोड 6 यहाँ पे आ गया। अब नोड 6 पे यहाँ पे अगेन ट्रू हो गया तो नोड 7। अब नोड 7 पे अगेन यहाँ पे नोड 8, यहाँ पे अगेन नोड 9, यानी कि जहां तक वो जा सकता है जी, यहाँ पे वो खत्म नहीं होगा, वो अंदर ही चला जाता है। अब यहाँ पे खत्म हो गया तो वापिस यहाँ पे चला गया, और कोई स्प्लिट है तो यस, यहाँ पे नोड 10 आ गया। अब यहाँ पे नोड और कोई स्प्लिट है तो यस, ट्रू पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चला गया, लेकिन इसके आगे और कोई नहीं है, रिटर्न आ गया, यहाँ पे चला गया 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 पे चला गया। अब यहाँ पे कोई नहीं तो वापिस, अब यहाँ पे भी कोई नहीं बचा है तो रिटर्न, यहाँ पे भी कोई नहीं बचा है तो अगेन रिटर्न, यहाँ पे भी कोई नहीं बचा है तो अगेन रिटर्न। लेकिन यहाँ पे बचा है, देखो यहाँ पे 14 तक गया था, यहाँ पे बचा है तो ये यहाँ से आ गया यहाँ पे 15। और इसी चीज को हम बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च। यस, पूरे डेप्थ में चला जाता है एक ही ट्री के, यस, एक ही नोड के एंड तक चला जाता है, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये डीएसए में आता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, अगर आपने कभी सुना ही है ना, तो ये उसमें आता है। बेहतरीन एल्गोरिदम है। आप इवन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अगर बेस देखो तो बीएफएस एंड डीएफएस इन दोनों में ही आता है। एक रहता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड फर्स्ट कैसे होता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 रहेगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 रहेगा, ये 9, ये 10 रहेगा, उसको हम ब्रेड फर्स्ट सर्च कहते हैं। लेकिन डिसीजन ट्री बाय डिफॉल्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च में चली जाती है। तो ये हो गया आपका डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन। होप कि आपको इसमें सभी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर किसी भी चीज की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेटा साइंस बाय पवन सर, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।